Welcome back, students. Let's move ahead. In the last video we learned about different methods to calculate the rate of reaction, rate constant and order of reaction, जैसे कि integrated rate law, graphical method, half life method, ये सब और कुछ questions भी किए थे हमने उसके basis पे. Today we will see the next topic, dependence of reaction rate on temperature. Dependence of reaction rate on temperature. ओके, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था. ऐसे एक फैक्टर जब वो डिस्कस करने लगा, क्या बताया था कि रिएक्शन रेट जो होता है इंक्रीज़ करता है विथ टेम्परेचर और यूजुअली डबल टू ट्रिपल हो जाता है. कितना? 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. जनरली डबल हो जाता है, ये माना जाता है. ठीक है, तो रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, यूजुअली डबल्स. ठीक है, विथ एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो इसके हिसाब से एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट बनाया जाता है. ठीक है, मान लो दो अलग अलग टेम्परेचर लिया जाए. ठीक है, से हम दो टेम्परेचर से फर्स्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये मान लीजिए. सेकेंड टेम्परेचर एंड सेकेंड टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा मान लेते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे कुछ रेट कांस्टेंट होगा. रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मान लीजिए के 25 और यहाँ पे रेट कांस्टेंट मैं वो बोलता हूँ के 35 मान लीजिए. ये रेशियो है, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. हायर वाला ऊपर रहता है. ठीक है, रेशियो ऑफ दीज टू rate constants is called temperature coefficient. क्या बोलते हैं? temperature coefficient means temperature coefficient क्या होगा? rate constant at 35 डिग्री सेंटीग्रेड divided by rate constant at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं. thus temperature coefficient is equal to k की वैल्यू 35 डिग्री पे डिवाइडेड बाई k की वैल्यू 25 डिग्री पे. इसे बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो एक जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा? जनरल इक्वेशन बन जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, अगर के की वैल्यू टी टेम्परेचर पर ले रहे हैं तो के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, लोअर वाला ऊपर हायर वाला. जनरली फॉर रिएक्शंस इट लाइज बिटवीन 2 to 3. जनरली इट लाइज बिटवीन 2 to 3, मतलब रिएक्शन रेट डबल से ट्रिपल हो सकता है एवरी 10 डिग्री राइज के लिए. इन कुछ का कम भी होता है. ठीक है, समटाइम्स लेस देन 2 और मोर देन 3 भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि 2HI. ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन होता है किसमें? H2 प्लस I2 में. तो इसके लिए जो कोएफिशिएंट होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट जनरली 1.7 होता है. उसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो N2O5 का डिकम्पोजिशन किसमें होता है? N2 प्लस O2 में. फाइनली उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 3.9 होती है. तो 3 से ज़्यादा भी कभी कभी और 2 से कम भी हो सकता है, बट दैट इज़ फाइन. लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए इन बिटवीन 2 to 3 ही होता है वो.
Next topic which you have to study is collision theory of reaction rate. Collision theory of reaction rate. हमें बताइए मॉलिक्यूल्स का आपस में collision होता है तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। रिएक्शन अब ये भी जो होता है टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को शो करता है, ठीक है। ऑन रिएक्शन रेट टॉक्स अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है। ये बताता है कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके फीचर्स मतलब जो जो ये बोलता है वो मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये बोलती है रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कॉलिजन मतलब उन आपस में मिलते हैं, वो टकराते हैं, दे कम टुगेदर, ठीक है। सही सी बात है। रिएक्शन हैपन्स व्हेन रिएक्टेंट्स कम टुगेदर एंड अंडरगो कॉलिजन, ठीक है। अब इसका कहना है जितना भी कॉलिजन होता है सब के सब इफेक्टिव नहीं होते हैं केमिकल चेंज लगाने, ओनली फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। नॉट ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव, ठीक है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। सीक्वेंस में याद रखो, छोटी सी चीज़ है ये। कहते हैं पहला चीज़ क्या बोला, रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, टकराते हैं। सही सी बात है, ऑफ कोर्स वही होगा। अब ये बोल रहे हैं इसके 4 मॉलिक्यूल और इसके 4 मॉलिक्यूल आपस में टकराए, बार बार टकरा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारा कॉलिजन जो है उससे केमिकल चेंज होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। इनका ये कहना है नेक्स्ट इज कि अभी जो कॉलिजन जो होता है इफेक्टिव होता है वो तभी होता है व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी कुछ एक्वायर करते हैं तभी होता है, ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन्स हैपन only when reactants acquire a minimum definite, कुछ स्टार्ट करने वाली एनर्जी तो कुछ होनी चाहिए ना, मिनिमम डेफिनेट एनर्जी टू मेक इफेक्टिव कॉलिजन्स, कुछ तो एनर्जी उसे मिलना चाहिए इफेक्ट, तभी तो किसी से टकराएगा वो। इफेक्टिव कॉलिजन्स, this energy is called threshold energy, is called threshold, नाम ही होता है threshold मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, threshold एनर्जी, मिनिमम इतनी कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाके होगा। अब इफेक्टिव कॉलिजन्स है, फिर उसमें आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले बैरियर, मतलब इसके बाद ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर, सबसे पहले तो एक हो गया एनर्जी बैरियर, मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिजन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स डिपेंड ऑन पहला फैक्टर एनर्जी बैरियर, वो तो हम देखिए है अभी, इस बस इसी को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एनर्जी बैरियर मतलब एक मिनिमम बैरियर है, ये उतना एनर्जी होना चाहिए। तो इसको बस वही चीज़ एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस एन एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम उसके बराबर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है।
दूसरा फैक्टर जो होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, किस तरीके से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब है क्या, रिएक्टेंट शुड बी इन फेवरेबल पोजीशंस, रिएक्टेंट्स शुड बी इन favorable positions to face each other, positions to face each other। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो A2 प्लस B2 मिलके 2AB बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर दिस, पॉसिबल ओरिएंटेशंस एक दो देख लेते हैं कैसे हो सकता है। एक तो हो सकता है, जैसे मान लो A2 है तो A, ठीक है, A प्लस B। अब ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, टकराएंगे आपस में। जब टकराएंगे तो क्या होगा, A, ठीक है, B आपस में ये टकराए, यहाँ पे टकराए ये लोग, लेकिन ये क्या हुआ, अब ये और ये एक दूसरे से टकरा नहीं पा रहे हैं, मतलब दिस इज इनइफेक्टिव कोलिजन, दिस इज इनइफेक्टिव कोलिजन। साइड A एंड B आर नॉट कोलाइडिंग, ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, नो रिएक्शन। या जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। चलो हम लोग लिख देते हैं नो रिएक्शन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A ऐसे हो प्लस B इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल बढ़िया ओरिएंटेशन है, A B ये आपस में अच्छे से टकरा गए। ठीक है, यहाँ पे टकराए ये लोग, तो दिस कैन बी इफेक्टिव कोलिजन। तो ये ओरिएंट किस तरह से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो ये अच्छे से टकरा सकते हैं, तो A B बन जाएगा, ठीक है, प्लस A B बन गया आपस में। ठीक है, और यही चीज़ बना गया 2AB जो ऊपर हमने लिखा है। तो ये पॉसिबल है, ये अच्छा कोलिजन है। अब यही जो है बताता है कोलिजन थ्योरी कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव रिएक्शन रेट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने की कोशिश करता है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ता है। ठीक है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट, क्या होता है, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी increases the chances of overcoming और equaling थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जब एनर्जी बढ़ेगा आपस में टकराने के कारण तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। वंस थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, वंस, अरे यार, थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर गए, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज, thus रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। तो वही चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन, उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगा तो उनके बीच में टकराहट बढ़ेगी, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा पोजेस करने लगेगा, उनके अंदर एनर्जी इकट्ठा होने लगेगा। और जैसे जैसे उनके अंदर एनर्जी इकट्ठा होगा, वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको धीरे धीरे या तो इक्वल कर लेंगे या क्रॉस कर देंगे, और जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। इसको एक प्लॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मान लो ऐसे किया हमने, ठीक है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मान लो पहला टेम्परेचर है T1 ठीक है, ऐसे किया हमने और वो रिएक्शन रेट अपना इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है ठीक है। फिर ये T1 है मान लो ठीक है, अब मैंने थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, ये T2 टेम्परेचर हाइयर। ये मत सोचना कि कम है तो टेम्परेचर, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम टेम्परेचर अलग बढ़ा रहे हैं। मान लो टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें, T3 कर दें, तो फ्रैक्शन और बढ़ेगा। मान लो ये है, अब एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, मान लो यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या है, इधर बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ इसको जैसे ही क्रॉस करेगा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस कर गया। अब ये मान लो पहले वाले का इफेक्टिव कोलिजन है एट T1 पे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो जैसे ही अब T2 पे गए, इतना हो गया वो, तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन ठीक है। और यही चीज़ T3 के लिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं। T3 पे, अच्छा T3 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे है। तो ये कोलिजन अब इतना हो गया इफेक्टिव कोलिजन, तो मान लो इसको ऐसे दिखा देते हैं ठीक है। तो हमने क्या देखा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जा रहा है ठीक है। T3 is greater than T2 is greater than T1. So as the temperature is increases, as the temperature increase, kinetic energy increase and energy barrier is crossed. Energy barrier is crossed, leading to higher number of effective collisions. Higher number of effective collisions. और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, thus reaction rate increases. Okay, so let me close this video. In the next video we will see activation energy, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड है वो, एंड देन डिपेंडेंस ऑफ activation energy on temperature. Equation will come, that is called Arrhenius equation ठीक है। तो Arrhenius equations पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा और एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा फार्मूला बहुत सारे थे लेकिन सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। वैसे ही Arrhenius equation में भी एक इक्वेशन आएगा और एक दो प्लॉट बनाएंगे उसी इक्वेशन के हिसाब से, मीन्स दैट शोज द डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट एंड टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है। और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।